शहर से बहुत दूर, जहां पक्की सड़कें खत्म होकर कच्चे रास्तों में बदल जाती थी और मोबाइल के सिग्नल धीरे धीरे दम तोड़ देते थे। वहां एक इलाका था जिसे लोग आज भी नक्शों में ढूंढना पसंद नहीं करते। उस जगह का नाम जुबान पर लाते ही बुजुर्गों की आवाज धीमी हो जाती थी और माएं अपने बच्चों को खींचकर सीने से लगा लेती थी। उस वीरान इलाके के बीचों बीच एक पुरानी, जर्जर मगर अब भी खड़ी हवेली थी। इतनी विशाल कि पहली नजर में ही इंसान को अपनी औकात का एहसास करा दे, और इतनी खामोश कि उसकी चुप्पी कानों में शोर बनकर गूंजने लगे। लोग उसे सिर्फ हवेली नहीं कहते थे, बल्कि फुसफुसाकर कहते थे, वो हवेली जिसमें रहने वाला हर परिवार पागल हो गया। किसी जमाने में ये हवेली शान और रुतबे की पहचान हुआ करती थी। ऊंचे दरवाजे, नक्काशीदार खिड़कियां और बीच में फैला हुआ एक विशाल आंगन, जहां कभी हंसी ठहाकों की आवाजें गूंजती थी। पर अब समय की मार और इंसानी डर ने उसे ऐसा रूप दे दिया था कि दूर से देखने पर भी दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो जाती थी। हवेली की दीवारों पर जमीकाई, टूटे हुए झरोखे और हमेशा आधी खुली रहने वाली वो भारी लकड़ी की मुख्य दरवाजा, सब मिलकर ऐसा एहसास देते थे जैसे ये जगह सांस ले रही हो और आने वाले को पहचान कर चुपचाप उसका इंतजार कर रही हो। इस हवेली की सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि ये सुनसान थी, बल्कि ये थी कि ये कभी भी ज्यादा समय तक खाली नहीं रही। पिछले 100 सालों में कई परिवार आए, बड़े सपनों और नई शुरुआत की उम्मीद के साथ। हर बार लोगों ने सोचा कि पिछली कहानियां महज अफवाहें थी, गांव वालों की बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें। हर बार किसी न किसी ने कहा, इमारतें पागल नहीं करती, इंसान अपने डर से पागल होता है। लेकिन समय ने हर बार उसी हवेली के पक्ष में फैसला सुनाया। कुछ महीनों, कभी कभी कुछ ही हफ्तों में वही परिवार जो हंसता बोलता अंदर गया था, बदलने लगता। आंखों में अजीब सी बेचैनी, बातों में उलझन और व्यवहार में ऐसा डर जिसका कोई साफ कारण नहीं होता। गांव वालों ने देखा था कि कैसे एक एक करके लोग रात में जागते रहने लगे, बिना वजह दरवाजों को बार बार जांचते, दीवारों से कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करते और फिर अचानक चीख पड़ते, जैसे किसी ने उनके बिल्कुल पास आकर कुछ फुसफुसाया हो। कुछ लोग कहते थे कि हवेली के कमरों में अजीब सी सरसराहट होती है, जैसे कोई नजर न आने वाला साया फर्श पर घिसट रहा हो। कुछ का मानना था कि आधी रात के बाद हवेली के भीतर से किसी पुराने जमाने की हंसी सुनाई देती है, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, बल्कि एक ठंडी क्रूरता छुपी होती है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि हवेली छोड़ने के बाद भी वो असर खत्म नहीं होता था। जो लोग वहां से किसी तरह निकल भी गए, वे पहले जैसे कभी नहीं रहे। किसी को अचानक अंधेरे से डर लगने लगता, कोई अकेले कमरे में बैठते ही पसीने से भीग जाता, और कोई कोई तो ऐसे लोगों से बातें करने लगता जो वहां मौजूद ही नहीं होते थे। डॉक्टरों ने इसे मानसिक दबाव कहा, कुछ ने पुराने डर और तनाव का नतीजा बताया, लेकिन गांव के बुजुर्गों को सच्चाई पता थी, या कम से कम वे ऐसा मानते थे। उनके मुताबिक हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि कोई ऐसी चीज थी जो इंसान के दिमाग में धीरे धीरे जहर घोल देती थी। इसी हवेली की कहानी एक बार फिर जिंदा होने वाली थी, जब शहर से एक नया परिवार वहां आकर बसने वाला था। उन्हें न तो गांव वालों की चेतावनियों पर यकीन था, न ही पुरानी कहानियों पर। उनके लिए यह हवेली बस एक सस्ता सौदा थी, एक बड़ी जगह जहां वे अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह हवेली किसी को बसने नहीं देती। ये पहले इंसान की आदतें बदलती है, फिर उसकी सोच और आखिर में उसकी पहचान। और जब पहचान टूट जाती है, तब इंसान सिर्फ एक चलता फिरता साया बनकर रह जाता है। उस रात जब हवेली का भारी दरवाजा एक बार फिर खुला, हवेली के भीतर जमी हुई खामोशी ने जैसे हल्की सी करवट ली। दीवारों ने सब कुछ देख लिया, फर्श ने आने वाले कदमों को महसूस कर लिया,
और अंधेरे ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, एक और परिवार। शहर से आए उस परिवार का नाम था शर्मा परिवार। राजेश शर्मा, उनकी पत्नी मीरा और उनका 12 साल का बेटा आदित्य। जब उन्होंने पहली बार हवेली के सामने गाड़ी रोकी तो मीरा के दिल में हल्की सी घबराहट उठी, जिसे उसने थकान का नाम देकर अनदेखा कर दिया। राजेश को ये जगह पसंद आ गई थी, क्योंकि कम दाम में इतनी बड़ी हवेली मिलना शहर में नामुमकिन था। आदित्य, जो शुरू में उत्साहित था, हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचते ही चुप हो गया, जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी आवाजें अचानक खींच ली हों। हवेली का दरवाजा खोलते समय जो चरमराहट हुई, वो सिर्फ लकड़ी की आवाज नहीं लगी, बल्कि ऐसा लगा मानो कोई बहुत पुरानी नींद से जाग रहा हो। अंदर कदम रखते ही हवेली की हवा अलग महसूस हुई, ठंडी, भारी और कुछ हद तक घुटन भरी। मीरा ने ध्यान दिया कि खिड़कियां बंद होने के बावजूद अंदर से बाहर की तुलना में ज्यादा ठंड थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें इतनी धुंधली थी कि चेहरों की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन आंखें साफ दिख रही थी। हर तस्वीर में आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे सीधे देखने वाले को घूर रही हों। राजेश ने हंसते हुए कहा कि ये सब उनका वहम है। पुरानी इमारतों में ऐसा माहौल होना आम बात है। मगर उसके अपने हाथ अनजाने में बार बार जेब में रखे मोबाइल को छू रहे थे, जैसे वह किसी अनजानी जरूरत के लिए तैयार रहना चाहता हो। पहली शाम तक सब कुछ सामान्य रहा। सामान जमाया गया, कुछ कमरों की सफाई हुई और हवेली के बड़े से रसोई घर में खाना बना। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, हवेली का चेहरा बदलने लगा। बाहर की खामोशी इतनी घनी हो गई कि झींगुरों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। आदित्य अपने कमरे में लेटा हुआ था। जब उसे लगा कि कोई बहुत धीरे धीरे फर्श पर चल रहा है, उसने सोचा शायद पापा या मम्मी होंगे। लेकिन कदमों की आवाज उसके कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। कुछ पल बाद दरवाजे के बाहर से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी धीमी कि शब्द समझ में न आए, मगर इतनी साफ कि यह एहसास हो जाए कि कोई है। उसी समय मीरा को नीचे वाले कमरे में ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ हो। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। राजेश, जो ड्राइंग रूम में बैठा कागजात देख रहा था, बार बार यह महसूस कर रहा था कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। वो कई बार मुड़ा, मगर हर बार खाली कमरा देखकर खुद पर हंस देता। फिर भी उस रात तीनों में से कोई भी चैन की नींद नहीं सो पाया। कभी किसी को लगा कि दीवारों के भीतर से हल्की सी खरोंचने की आवाज आ रही है, कभी छत से कुछ गिरने जैसा महसूस हुआ, और कभी हवेली के लंबे गलियारे में किसी के चलने की धीमी सी आहट गूंज गई। अगली सुबह हवेली उतनी डरावनी नहीं लगी जितनी रात में थी, लेकिन आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी थकान और डर साफ दिख रहा था। उसने मीरा से कहा कि रात को किसी ने उसका नाम लिया था, बिल्कुल उसके कान के पास। मीरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये नया घर है, नई आवाजें होंगी, पर खुद उसके मन में वही फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। राजेश ने गांव जाकर कुछ जरूरी सामान लेने का फैसला किया, जहां लोगों की नजरें उन्हें देखकर ठहर गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी चुप्पी में चेतावनी छुपी हुई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हवेली का असर गहराने लगा। राजेश छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा, मीरा अक्सर बिना वजह उदास रहने लगी, और आदित्य अकेले कमरे में बैठकर दीवारों को घूरता रहता। एक रात मीरा ने देखा कि आदित्य खाली आंगन में खड़ा है और अंधेरे की ओर देखे जा रहा है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जब उसने उसे आवाज दी तो आदित्य ने धीरे से कहा कि हवेली उसे कुछ दिखाना चाहती है। उस पल मीरा को एहसास हुआ कि ये सिर्फ डर नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे उनके दिमाग के भीतर घुस रहा है। उसी रात हवेली के भीतर एक कमरा अपने आप खुला, वो कमरा जिसे गांव वाले हमेशा बंद रखने की बात करते थे। उस कमरे से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, और उसी के साथ हवेली की दीवारों में छुपा हुआ
अतीत जैसे जागने लगा। शर्मा परिवार समझ चुका था कि ये जगह सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि इंसान को बदल देती है, और ये बदलाव वापस लौटने वाला नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी रात के राज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की कहानी में हवेली का रहस्य और भी गहराने वाला है, और जो सामने आएगा वो अब तक सुनी हर कहानी से अलग होगा। हवेली के उस बंद कमरे के खुलते ही जैसे पूरे माहौल में कोई अदृश्य बदलाव आ गया। पहले जो डर सिर्फ रात तक सीमित रहता था, अब दिन के उजाले में भी दीवारों से झांकने लगा था। उस कमरे से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी बासी गंध थी, जैसे वर्षों से वहां किसी ने सांस नहीं ली हो, फिर भी हवा जिंदा हो। राजेश ने हिम्मत करके कमरे के भीतर झांका तो देखा कि वहां फर्श पर पुराने कागज बिखरे पड़े थे। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी, और बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी, जिसके दरवाजे पर नाखूनों के गहरे निशान थे। वे निशान ऐसे थे मानो किसी ने अंदर से बाहर निकलने की पूरी ताकत लगा दी हो, लेकिन हवेली ने उसे जाने नहीं दिया। मीरा को उस कमरे में कदम रखते ही तेज चक्कर आने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों के सामने हवेली की पुरानी तस्वीरें चल रही हों। अलग अलग चेहरे, अलग अलग कपड़े, मगर एक ही डर। उसने देखा कि कैसे सालों पहले एक परिवार इस कमरे में छुपा बैठा था, बाहर से आती आवाजों से कांपता हुआ, और फिर अचानक वही आवाजें उनके भीतर गूंजने लगी थी। मीरा की सांसें तेज हो गई और वो वही जमीन पर बैठ गई। राजेश ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसे भी अब हवेली की दीवारों से आती फुसफुसाहट साफ सुनाई देने लगी थी। ऐसी फुसफुसाहट जो कानों से ज्यादा सीधे दिमाग में उतरती थी। आदित्य इस सब के बीच सबसे ज्यादा बदल चुका था। वो अब पहले जैसा बच्चा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई आ गई थी, और वो कई बार ऐसे शब्द बोल देता था जो उसने कहीं सुने ही नहीं थे। एक शाम उसने मीरा से कहा कि हवेली उससे बातें करती है और उसे पुराने लोगों की कहानियां दिखाती है। उसने बताया कि कैसे हर परिवार को पहले लगता था कि वे मजबूत है, समझदार है, लेकिन हवेली धीरे धीरे उनकी यादों को उलझा देती थी, उनके डर को बड़ा कर देती थी, और उन्हें एक दूसरे से ही डराने लगती थी। मीरा ने यह सब सुनकर उसे डांटना चाहा, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं ये एहसास बैठ चुका था कि आदित्य कुछ गलत नहीं कह रहा। राजेश ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से मिलने का फैसला किया, जो इस हवेली के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन कभी खुलकर कुछ कहता नहीं था। बहुत मनाने के बाद उस बुजुर्ग ने बताया कि यह हवेली एक समय किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसे लोगों की सोच और डर से खेलने में अजीब सुख मिलता था। उसने हवेली को इस तरह बनवाया था कि हर आवाज, हर परछाई इंसान के दिमाग को भ्रमित करे। लेकिन असली डर तब पैदा हुआ जब उस आदमी की मौत के बाद भी हवेली में कुछ रुक गया, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ दीवारों में नहीं बल्कि इंसानों के मन में बसने लगी। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा कि जो भी यहां ज्यादा दिन रुकता है, हवेली उसके डर को उसका दुश्मन बना देती है। जब राजेश वापस लौटा तो हवेली उसे पहले से भी ज्यादा संकरी और भारी लगने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हैं और गलियारे छोटे होते जा रहे हैं। मीरा अब हर समय बेचैन रहने लगी थी। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, पर जब वो पलटती तो सिर्फ अपनी ही परछाई मिलती। रातों को तीनों अलग अलग कमरों में होते हुए भी एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन लेते थे, जैसे हवेली उनकी निजता तक निगल चुकी हो। धीरे धीरे हवेली ने अपना असली खेल शुरू किया। राजेश को लगने लगा कि मीरा उससे कुछ छुपा रही है। मीरा को शक होने लगा कि आदित्य हवेली की बातों में आ चुका है, और आदित्य को ये यकीन हो गया कि उसके माता पिता हवेली की सच्चाई समझने के लायक नहीं हैं। बिना किसी साफ वजह के उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगी, और हर झगड़े के बाद हवेली की खामोशी और गहरी हो जाती। ऐसा लगने लगा
जैसे हवेली उनकी टूटन का इंतजार कर रही हो। एक रात आदित्य ने उस बंद कमरे की अलमारी खोल दी। अंदर कोई सामान नहीं था, सिर्फ दीवार पर लिखा हुआ एक वाक्य था जिसे समय भी पूरी तरह मिटा नहीं पाया था। एक चेतावनी जिसे हर परिवार ने पढ़ा लेकिन कोई समझ नहीं पाया। उस वाक्य को पढ़ते ही आदित्य की आंखों में डर नहीं बल्कि अजीब सी समझ आ गई। उसे एहसास हो गया कि हवेली पागलपन पैदा नहीं करती बल्कि इंसान के भीतर छुपे डर को आजाद कर देती है, और एक बार जब वो डर आजाद हो जाए तो उसे वापस बंद करना नामुमकिन होता है। हवेली के भीतर अब हर कोना सांस ले रहा था, हर दीवार सुन रही थी और हर छाया कुछ कहना चाहती थी। शर्मा परिवार अभी तक पूरी तरह टूटा नहीं था, लेकिन हवेली जानती थी कि अब बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए। जो परिवार यहां आता है वो एक दिन जरूर समझ जाता है कि हवेली से बाहर निकलना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस हवेली को अपने दिमाग से निकालना। उस रात हवेली में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा था, जैसे रोशनी भी अंदर आने से डर रही हो। हवेली के गलियारों में हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे अपने आप हिल रहे थे और दीवारों से आती हल्की हल्की आवाजें अब छुपी नहीं रह गई थी। राजेश को ऐसा लग रहा था कि उसके सिर के अंदर कोई लगातार फुसफुसा रहा है, पुराने शक को और गहरा कर रहा है, हर याद को तोड़मरोड़ कर उसके सामने रख रहा है। उसे अब ये यकीन होने लगा था कि हवेली सिर्फ जगह नहीं है बल्कि एक ऐसी सोच है जो इंसान के दिमाग में घर बना लेती है। मीरा की हालत और भी बुरी हो चुकी थी। उसे हर आईने में अपनी परछाई अजीब लगने लगी थी, जैसे वो खुद नहीं बल्कि कोई और उसे देख रहा हो। आदित्य इन सबके बीच अजीब तरह से शांत था, लेकिन वो शांति डर से भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उसकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, सिर्फ स्वीकार था। आधी रात के बाद हवेली का वो बंद कमरा फिर से खुल गया, बिना किसी के छुए। तीनों जैसे किसी अदृश्य ताकत के खींचे हुए उस कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे के भीतर अब दीवारों पर सिर्फ आकृतियां नहीं थी बल्कि साफ साफ चेहरे उभर आए थे। वे चेहरे जो कभी इस हवेली में रहे थे। हर चेहरा डर, उलझन और पागलपन की कहानी सुना रहा था। मीरा को लगा कि वे चेहरे उससे बात कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि उसने भी वही रास्ता चुन लिया है जो उन्होंने चुना था। राजेश को महसूस हुआ कि उसकी अपनी आवाज अब उसकी नहीं रही। वो वही बातें सोचने लगा था जो हवेली उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। आदित्य ने धीरे से कहा कि हवेली किसी को मारती नहीं, वो बस इंसान को इतना तोड़ देती है कि वो खुद को ही पहचानना बंद कर दे। उस पल हवेली का सच पूरी तरह सामने आ गया। ये जगह किसी एक हादसे या किसी एक आत्मा की वजह से डरावनी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि यहां हर आने वाला अपने डर, अपने गुस्से और अपनी कमजोरी को दीवारों के हवाले कर देता था। हवेली उन कमजोरियों को सहेज लेती थी, उन्हें बड़ा करती थी और फिर अगली पीढ़ी के लिए छोड़ देती थी। यही वजह थी कि हर परिवार को लगता था कि ये सब पहली बार हो रहा है, जबकि असल में वे बस उसी अंत की ओर बढ़ रहे होते थे जहां उनसे पहले कई लोग पहुंच चुके थे। सुबह होने से ठीक पहले राजेश ने फैसला किया कि वे इस हवेली को छोड़ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फैसला लेना और उसे निभाना दो अलग बातें होती हैं। जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, हवेली के गलियारे अजीब तरह से लंबे लगने लगे। दरवाजे अपनी जगह बदलते रहे और खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता रहा। मीरा रोने लगी। आदित्य ने पहली बार डर के साथ अपने माता पिता का हाथ पकड़ा, लेकिन हवेली ने जैसे उनकी हर उम्मीद को पहले ही पढ़ लिया था। आखिरकार किसी तरह वे मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए और जैसे ही दरवाजा खुला, तेज रोशनी ने उनकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। वे हवेली से बाहर निकल तो आए, लेकिन हवेली उनके भीतर से नहीं निकली। गांव वालों ने देखा कि शर्मा परिवार चला गया, मगर वे पहले जैसे नहीं थे। उनकी चाल में घबराहट थी, उनकी आंखों में खालीपन और उनकी बातों में वही उलझन जो हर जाने वाले के साथ जाती थी। कुछ महीनों बाद खबर आई
कि वे तीनों अलग अलग जगहों पर रहते हैं, एक दूसरे से दूर, लेकिन फिर भी चैन नहीं मिला। हवेली की फुसफुसाहट उनके दिमाग में अब भी जिंदा थी और शायद हमेशा रहेगी। हवेली आज भी वही खड़ी है, चुपचाप, इंतजार में। उसके दरवाजे बंद हैं, लेकिन उसके भीतर की सोच जिंदा है। जो भी उस रास्ते से गुजरता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है, पर वो मुड़कर देखता नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं हर इंसान जानता है कि कुछ जगह खाली नहीं होती और कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी शुरू होती रहती है। जिस हवेली में हर परिवार पागल हो गया, वो हवेली आज भी नए नामों, नए चेहरों और नए डर का इंतजार कर रही है। अगर आपको ये कहानी सुनते या पढ़ते हुए ऐसा लगा हो कि डर सिर्फ हवेली में नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग के अंदर पैदा होता है, तो समझ लीजिए कि ये कहानी अपना असर छोड़ चुकी है। ऐसी ही गहरी, डरावनी और दिमाग में उतर जाने वाली कहानियां सुनने के लिए रात के राज चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हर कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि उस सच्चाई को दिखाने के लिए होती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। रात के राज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ राज अंधेरे में ही बेहतर रहते हैं और कुछ कहानियां आपको देर रात तक सोने नहीं देती।